आज जैसा कि हमने आपको कल बता रखा था कि हम लोग स्थलों को पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चंस और जगहों से उठाया जाता है। वो ये है कि जो मानव सम है या होमोनिड्स हैं या हमारे आदि पूर्वज हैं, ये भ्रमणशील क्यों रहे हैं? मतलब मानव सम भ्रमणशील क्यों रहा? इसको जानने के बाद हम लोग स्थल देखते हैं और स्थलों को हम लोग दो रूपों में देखेंगे। एक तो हम आपको ऐसे बता देंगे डायरेक्ट, और दूसरी बात मैपिंग कराएंगे, क्योंकि ऐसे वो भूल जाता है। तो सबसे पहले हम मानव सम भ्रमणशील क्यों रहा इसका उत्तर देंगे, लेकिन इस उत्तर को देने से पहले हमें एक अपने विश्वास की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप लोग निश्चय ही अपने कर्तव्य पथ पर होंगे, क्योंकि आप भी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, सपने आपके ऊंचे हैं। और मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि वैकेंसियाँ ज़्यादा होंगी, और अगर ये वैकेंसीज अगर आपसे छूटती हैं तो निश्चय ही एक देरी हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके जीवन को शुरू कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मानव सम भ्रमणशील क्यों रहा। तो उसके हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे। एक पॉइंट में या पहले पॉइंट में हम आपसे बात करेंगे कि मानव सम जब एक स्थल पर रहेगा तो वहाँ की जो फूड होंगी या खाने की वस्तुएं होंगी, ये खाने की वस्तुएं कम होती जाएंगी। जब खाने की वस्तुएं कम होती जाएंगी तो वह इन्हीं को प्राप्त करने के लिए अपने स्थान को बदल देगा। तो इसका मतलब ये है कि यह भ्रमणशील रहा, घूमता रहा और उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी। सेकंड चीज, दूसरा कारण क्या था उसके घूमने का या इधर उधर घुमक्कड़ होने का? एक चीज ये है कि ये लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे। तो जब ये लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे तो बड़े जानवर भी दो चीज़ों के लिए, या आप कह सकते हैं अपने फूड के लिए, शिकार के लिए और घास के लिए, अपने स्थान को बदलते रहते थे। तो जैसे जैसे ये जानवर अपना स्थान बदलते गए, मानव सम भी अपना स्थान बदलता चला गया। एक और भी चीज़ थी, मौसम की मार। तो मौसम ने मानव सम को कैसे प्रभावित किया था? जाहिर सी बात है कि फसलें मौसमी होती हैं, फल मौसमी होते हैं, मतलब सीजनल होते हैं। और जब एक मौसम में फसलें समाप्त हो जाती थीं, फल समाप्त हो जाते थे, तो पुनः नई फसल और नए फल को पाने की लालसा लेकर के ये लोग दूसरे स्थानों को चले जाते थे। अब एक चौथा पॉइंट है पानी। पानी तो आप जानते हैं कि पानी कहाँ से मिलता था उस समय? बरसात के से मिलता था। और ये जो वर्षा का पानी है यह पूरे वर्ष भर एक समान नहीं प्राप्त होता था। इसलिए जब ये पानी सूखने लगता था तो ये लोग उन स्थानों पर चले जाते थे जहाँ से पानी आसानी से प्राप्त होता था, और आप कह सकते हैं कि झीलों के करीब चले जाते थे, नदियों के करीब चले जाते थे। अब शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यताओं का निर्माण क्यों हुआ। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं और बड़ी सभ्यताएं हैं, वो सभी नदियों के किनारे क्यों हैं? जाहिर सी बात है, पानी के अभाव को यहीं से दूर किया जा सकता है। अब हम कुछ बातें आपको बता देते हैं, पूरा स्थल जो है वो बता दे रहे हैं, लेकिन आप उसे लिखेंगे, अपनी तरफ से एक याद करने की कोशिश करेंगे या चिंतन भी करते रहेंगे।
फिर मैपिंग हम करा देंगे और मैपिंग के द्वारा आपको वो अक्षर सा याद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैटर को ब्रेन पर आने दीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल। तो ये स्थल तो बहुत हैं, तो हम क्या करें, समस्त स्थलों को रटें? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी बात करना होगा। तो हमें इंडिया की अगर हम मैप की बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे कश्मीर, सबसे ऊपर उत्तर में कश्मीर। और कश्मीर के अगर वेस्ट में आप देखें तो आता है पाकिस्तान का पंजाब। तो कश्मीर में एक पर्वत है पीर पंजाल, पीर पंजाल। और इस पीर पंजाल से एक नदी निकलती है, सोहन नदी। और ये सोहन नदी यह इंड करती है कहाँ पर? तो आप कहोगे कि सर ये इंड करती है पंजाब की नमक की पहाड़ियों में या साल्ट रेंज तक जाती है। तो आपने समझ लिया कि पीर पंजाल से सॉल्ट रेंज तक एक लुप्त नदी सोहन नदी बहा करती थी। तो इसका मतलब आपने देखा कि सोहन नदी घाटी से निम्न पुरा पाषाण युग के पुरा स्थल पाए गए हैं, पुरा स्थल से उपकरण पाए गए हैं या उनके उपस्थित होने का साक्ष्य मिलता है। इसके बारे में आपको पूरा मैटर बताया जा चुका है कि सोहन नदी घाटी का जनक कौन है, डी एन बाडिया सर हैं। यहाँ पर उत्खनन किसने कराया था? डिटेरा और पीटरसन ने कराया था, 1935 में कराया था। फिर आपको ये भी बताया गया कि यहाँ से कौन सा उपकरण मिला है। तो ये बताया गया था कि चापर है, चॉपिंग है और पेबल। ये कल के वीडियो में हमने बता रखा था। अब अगर हम कश्मीर से नीचे उतरें और सेंट्रल इंडिया में आए, मतलब केंद्रीय भारत में आए, तो आएंगे हम मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है जो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कही जा सकती है और उसका नाम है नर्मदा नदी, जिसे लोग महत्व के कारण, नर्मदा नदी के महत्व के कारण उन्हें देवी का दर्जा भी प्राप्त है। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में हमको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, केवल 2 स्थल याद रखना है, इससे अतिरिक्त हमको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आप 2 स्थान याद रखिएगा। नर्मदा की घाटी में बसा हुआ एक स्थल है होशंगाबाद, होशंगाबाद। और होशंगाबाद में एक स्थल है हथनौरा, हथनौरा। तो आप याद रखिएगा यही हथनौरा है जहाँ से भारत में अब तक का प्राचीनतम मानव कंकाल होमो इरेक्टस प्राप्त हुआ है, होमो इरेक्टस। अब यहाँ पर आपको रुकना है, बात को समझना है और तब पेन चलाना है। देखिए अगर आप 2, 4 साल, 5 साल पहले की किताबें पढ़ें, 2010 के आसपास की किताबें पढ़ें, तो उसमें लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में निम्न पुरा पाषाण युग का कोई भी मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं जो लेटेस्ट हमारे पास इंक्वायरीज हैं उसमें आपको याद रखना है कि होशंगाबाद के हथनौरा से ही भारत का प्राचीनतम मानव कंकाल होमो इरेक्टस प्राप्त होता है। क्लियर होगी बात? और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, एक दूसरा स्थल है भीमबेटका, भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और हमने कल कल हमने आपको कुछ चीज़ें शेयर किया था, बताया था, ठीक है, कि भीमबेटका के महत्व को देखते हुए आज यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक चीज़ यहाँ आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वेश्चन खूब पूछता है। भीमबेटका की खोज किसने किया है?
इसकी किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है, तो रायसेन है, वाकड़कर ने इसे खोजा है। इसकी गुफाओं में चित्र किसका बना है, शिकारी जीवन का चित्र बना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि वह कौन सा ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और नव पुरा पाषाण युग, तीनों ही जो युग हैं वहाँ उनके साक्ष्य सभी कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। अब ये दो चीज़ें आपने एमपी से देखा, आपको वेस्ट बंगाल में भी दो ही चीज़ देखनी है, एक है वीरभूमि और दूसरा है बांकुड़ा। अब उससे अगर नीचे चलें हम लोग, दक्षिण की तरफ चलें, दक्षिण पूर्व की तरफ चलें, तो हम इंटर कर जाते हैं उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, एकदम बंगाल सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में आता है, और वो है मयूरभंज। तो जो उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर दो स्थान हैं, एक है कुलियाना और दूसरा है कमारपाड़ा। यहाँ से भी कमारपाड़ा, यहाँ से भी क्या मिलते हैं, निम्न पुरा पाषाण योगीन उपकरण या हथियार प्राप्त होते हैं। फिर अगर नीचे चलें, उड़ीसा के नीचे चलें तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आपका ब्रेन मैप पे चलना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में एक स्थल है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, तो जो नागार्जुन कोंडा है, यह अभी कल हमने आपको बताया था कि नागार्जुन कोंडा से निम्न पुरा पाषाण युग की क्या मिला है, एक आयुध भंडार मिला है, हथियारों का जखीरा मिला है। और हमने आपसे उसी समय कहा था कि ये लोग हथियारों का संग्रह करने लगे थे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये हथियारों के निर्माण के लिए किस पत्थर का प्रयोग करते थे, तो आपको ये बताया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि नागार्जुन कोंडा के आयुध भंडार से या ऑर्डिनेंस डिपो से जो हथियार प्राप्त हुए हैं वो उसको बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, तो आप क्वार्टजाइट, कल ही हमने आपको बता रखा था, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया है। फिर अगर हम आंध्र प्रदेश से नीचे उतरें तो हम आ जाते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में उसकी जो राजधानी है वर्तमान में चेन्नई या मद्रास, तो मद्रास में दो स्थान हैं, एक है पल्लवरम और दूसरा है अत्रीपक्कम। क्लियर? तो यहां पर आपने इसे पढ़ लिया था कि 1863 में पल्लवरम से ही रॉबर्ट ब्रूस फुट सर ने अपने हैंडैक्स को प्राप्त किया था या हैंडैक्स को उठाया था। फिर अत्रीपक्कम भी है, यहाँ से भी हैंडैक्स के ही साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट पे जाएं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप यूं मैप खींचिए और ये उठाते चले जाइए, यहाँ बंगाल भर दीजिए, यहाँ एमपी को आप दिखा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप फिलिंग कर देंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये चेन्नई आप दिखा रहे हैं, चेन्नई में आप पल्लवरम को दिखा दीजिए, अत्रीपक्कम को दिखा दीजिए, नागार्जुन कोंडा को दिखा दीजिए, मयूरभंज को दिखा दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत आसानी के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं और ये तब मैटर नहीं भूलेगा। हम चले जाते हैं कर्नाटका में, और अगर हम कर्नाटक में जाएं तो कर्नाटक में दो नदियों का नाम आपको याद रखना है। एक है मालप्रभा, कर्नाटक में दो नदियां हैं, मालप्रभा और घाटप्रभा नदी। तो इन नदियों की जो घाटियां हैं वहाँ पर भी निम्न पुरा पाषाण योगीन उपकरण बड़े
संख्या में प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है क्या, तो आप कह देंगे कि सर मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर से और एक और स्थान आता है चंदौली, जहाँ से निम्न पुरापाषाण युग के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपसे, कैसे आप सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि आप भारत के मैप को याद करिए और सबसे ऊपर आइए कश्मीर, सोहन नदी घाटी आइए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे उतरते जाइए, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट आएगा, एक मिर्ज़ापुर आएगा, दूसरा चंदौली आ रहा है। उसके बाद आप एमपी चले जाइए, एमपी में भी आपको 2 स्थल ही याद रखना है, कोई तीसरा स्थल नहीं याद रखना है। और उसके बाद आप सीधे मध्य प्रदेश से आप सीधे बंगाल में आ जाइए, बंगाल में भी 2 स्थान याद रखना है। फिर उड़ीसा आ जाइएगा, उड़ीसा में मयूरभंज में भी 2 ही स्थान याद रखना है। फिर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा आ जाइए, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर वेस्ट कोस्ट पे आप चले जाइए कर्नाटक। तो अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम मैपिंग थोड़ा देर में भी कराएंगे तो भी आप स्वतः कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मध्यपुरा पाषाण युगीन स्थल, युगीन स्थल। तो देखिए यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले जो बात आपको याद रखना है, ये वेस्ट कोस्ट से चल रहे हैं। तो वेस्ट कोस्ट में हम चलते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 2 नदियां आपको याद रखनी है। एक रखना है प्रवरा नदी घाटी और दूसरा है गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी। और इन्हीं 2 नदियों की घाटियों में 2 स्थान पाए गए हैं। एक है सूर्यगांव और दूसरा है नेवासा, नेवासा। अब इसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल की बात हम कर लें तो वेस्ट बंगाल में 2 स्थान याद रखिएगा, एक पुरुलिया और दूसरा बांकुड़ा। यहां बहुत उलझने की कोशिश मत करिएगा। फिर अगर आपसे एमपी पूछा जाए कि एमपी में कहां है, तो हमने पहले से बता रखा है भीमबेटका। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा कि सर उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, सिंगरौली और चंदौली, ये 2 स्थान आते हैं। और फिर हम चलेंगे उच्च पुरापाषाण युग के लिए। और उच्च पुरापाषाण युग में जो स्थल आएंगे वो कौन कौन आएंगे, तो आप देखिए अगर आप टैक्टफुल्ली अध्ययन करते हैं तो मैटर आसान सा हो जाता है। बस थोड़ी सी आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा, एक भारत का मैप ले करके और वहाँ पर एक प्रैक्टिस डाल देना होगा। फिलहाल उच्च पुरा पाषाण युग, तो उच्च पुरा पाषाण युग में आप सबसे पहले आ जाइए यूपी। और यूपी में आप कहाँ जाएंगे, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर की सीमाएं बनाता है एक घाटी है बेलन घाटी। तो इसी बेलन घाटी में एक नाला है लोहदा नाला, और इसी लोहदा नाले से हड्डी या अस्थि की बनी हुई एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसको मातृ देवी की मूर्ति कहा जाता है। ये चीज़ आप हाईलाइट कर दीजिएगा, यहाँ पर अलर्ट रहिएगा। कभी बेलन घाटी को मिर्ज़ापुर में पूछता है, कभी बेलन घाटी को इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूछता है। अब और कौन स्थल है, तो आप कहेंगे झारखंड जो स्टेट है, यहाँ पर सिंहभूम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। और सिंहभूम जहाँ पर टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वहाँ से मिलता है।
फिर आपको एमपी की बात करना है तो एमपी में हमने आपको पहले से बता रखा था, भीमबेटका की गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर चित्रांकन है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रेणु गुंटा नाम का स्थान है। गुजरात में अगर कोई स्थल पाया गया है तो वह है बिसदी। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी हैं और इतनी पर ही आपको मैपिंग करनी है। और हम मैपिंग आप खुद करेंगे, हम कराएंगे भी। लेकिन जो अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वह टॉपिक थोड़ा सा आपका ध्यान मैं खींचूंगा, क्योंकि टोटल मैटर एकदम साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से जाएगा, जिसे किताबों में प्राप्त करना बहुत टिपिकल वर्क है। लिखा तो जरूर है लेकिन उन्होंने मैटर कोई भी स्पष्ट नहीं होता, इसलिए प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। टोटल साइंटिफिक वे से जाएगा मैटर, इसलिए अगर थोड़ा भी ध्यान आपका भटका तो समझ नहीं पाएंगे। रिप्ले आपको कई बार करना पड़ेगा। मध्य पाषाण युग, वैसे आप सोचें तो ये कोविड-19 आपके लिए वरदान बनेगा, क्योंकि आप बार बार मैटर को रिप्ले करके जो फैसिलिटीज़ पा जा रहे हैं उसमें आपका पूरा विकास संभव है। क्योंकि आप बार बार सुन रहे हैं, बार बार आप लिख रहे हैं, तो वो मैटर आपको बहुत ईजिली, ठीक है, तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैटर दिए भी जा रहे हैं ये मैटर बहुत वाइड दिए जाएंगे। तो अब हम लोग इसको आ जाए मध्य पाषाण युग, जिससे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेसोलिथिक एज। तो देखिए इसके पहले आपने मध्य पूर्व पाषाण युग पढ़ा था। अब यहाँ हम इसकी व्याख्या करने से पहले कुछ किताबों की गलतियाँ बता देते हैं, आप पहले उसे दुरुस्त कर लीजिए। पहले तो आप इसका टाइम लिख लीजिएगा। टाइम तो खैर आपको बताया ही जा चुका है, 10,000 वर्ष से 5,000 वर्ष तक, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो किताबों में गलतियाँ लिखी जाती हैं वो गलती है क्या, और बहुत बड़ी गलती है, जिसमें आपका कभी भी कॉन्फिडेंस विकसित नहीं हो पाता। देखिए आपसे पूछता है कि अग्नि की खोज किस युग में हुई, तो आंसर वो दे देते हैं मध्य पाषाण युग का। आप बड़ी बड़ी किताबों में देखिएगा, ठीक है, सॉल्वर्स देखिए तो वो सॉल्वर्स भी ऐसे कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये मध्य पाषाण युग में आग की खोज नहीं हुई है। इसके बीच में एक शब्द जब लगा देंगे पूर्व या पुरा, ठीक है, तब आएगा। और आपको ये भी चीज कहीं से भी डाउट हो तो आप ये कह दीजिएगा आग का प्रयोग करने वाला पहला मानव निएंडरथल था। तो मैं सोचता हूं कि अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मध्य पाषाण युग हम बात कर रहे हैं, मध्य पूर्व पाषाण युग की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं मध्य पाषाण युग में। देखिए अगर हम मध्य पाषाण युग की बात करें, मेसोलिथिक की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है कि इस शब्द को रचा किसने था, इस शब्द को बनाया किसने। तो आप कहोगे कि सर हाइडरबेस्ट्रॉफ ने बनाया था। हाइडरबेस्ट्रॉफ ने बनाया, मतलब इस शब्द के जनक हैं हाइडरबेस्ट्रॉफ। कैसे उन्होंने शब्द को रचा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जब जन्म लेती है, पुरा पाषाण युग, ये देखिए लिखा जा रहा है, और इसके आगे लिखा गया नव पाषाण युग। इनका कहना है कि अगर कोई भी चीज जन्म लेती है तो वह अचानक अपनी जवानी में नहीं आती, अपितु बीच में एक दौर आता है जिसे किशोरावस्था कहा जाता है, और किशोरावस्था में बचपन का और यौवन का दोनों का गुण होता है। इसलिए हाइडरबेस्ट्रॉफ ने क्या किया, इस शब्द को रचा था, मध्य पाषाण युग को। और इस मध्य पाषाण युग में यहाँ की भी विशेषता है कंप्लीट, और यहाँ की भी विशेषता है, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन है। तो अब आपको ये चीज जान गए आप, तो आप कह दिएगा यही कारण है कि मध्य पाषाण युग को संक्रांति का युग भी
कहा जाता है। संक्रांति ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, इसका जनक कौन है, भारत में इसका जनक कौन है? कल हमने आपको बता रखा था सी कार्लायल। खैर, यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए हमें अगली बात करनी क्या है। तो अगली बात हमको ये करनी है कि ये जो दौर था, ये जो दौर है, ये किसका दौर था? तो आप कहोगे सर ये हमारे आदि पूर्वज मानव सम था, मतलब मानव सम ने यहां पर अपने नाटक को प्ले किया है। लेकिन ये जो मध्य पाषाण युग है यह होमोसेपियंस का युग है, होमोसेपियंस का युग है। शायद आप अच्छी तरह से सेपियंस, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या बड़ा गैप आ रहा है? यह होमोनिड्स का दौर है और यह होमोसेपियंस का है, बुद्धिमानव। ठीक है, या वर्तमान मानव का दौर शुरू होता है मध्य पाषाण युग से। अब यहां हम अगली बातें करें, इसके पहले एक छोटी सी बात आपके सामने और करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मध्य पाषाण युग के जो उपकरण हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बच्चों उस उपकरण का नाम है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण युग के उपकरण का नाम है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का आकार क्या होता है? आप कहोगे कि ज्यामिति के आकार का होता है। अच्छा, ये चीज आपने यहां जाना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप के अंदर माइक्रोलिथ को किन नामों से जाना जाता है, तो आप कहोगे कि यूरोप में माइक्रोलिथ को, ये देखिए लिखा है, यूरोप में माइक्रोलिथ को किस नामों से जाना जाता है? तो कहोगे आप सर अजीलियन के नाम से जाना जाता है। अजीलियन, अस्तूरियन के नाम से जाना जाता है। मस्तूरियन नहीं लिखा जा रहा है, मस्तूरियन तो उपकरण मध्य पूर्व पाषाण युग का हो जाएगा। ठीक है, ये अस्तूरियन लिखा जा रहा है। और एक और चीज आप याद रखिएगा, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे किचन मिडन के नाम से जाना जाता है। किचन मिडन के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि किचन मिडन उपकरण किस युग की विशेषता है? मध्य पाषाण युग की विशेषता है। माइक्रोलिथ इसके उपकरण को एक शब्द में कहा जाता है। लेकिन अब हम लोग एक बात और कर लेंगे कि मध्य पाषाण युग में क्या नया परिवर्तन हो रहा है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, मध्य पाषाण युग में नव परिवर्तन। तो आइए देखते हैं क्या नव परिवर्तन हो रहा है। तो पहले तो हेडिंग डालिए, क्योंकि दिमाग पर चढ़ना जरूरी है। हम पढ़ने जा रहे हैं नव परिवर्तन, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो नव परिवर्तन क्या हो रहा है? तो देखिए, हम पुनः यहां लिख देते हैं पूरा पाषाण युग। ये लिखा हुआ है पूरा पाषाण। ठीक, अब पूरा पाषाण युग को कल हमने एक वर्ड लिखा था, इसके पहले ये लिखा था शीत युग। शीत युग ये लिखा था। तो देखिए, एक बात और भी कहा था कल आपसे कि निम्न पूरा पाषाण युग से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए थे, तो हमने कहा था कि देखिए इंसान मतलब जलवायु का टेम्परेचर बढ़ता गया था। ठीक है, और आज भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो अब यही बात आपको यहाँ भी तो लाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसे चेंज कर देंगे। तो देखिए, जो पूरा पाषाण युग है यह शीत युग है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी, लेकिन ये जो मध्य पाषाण युग है यहाँ गर्मी पड़ने लगी, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और ये जो नव पाषाण युग आएगा, नव पाषाण युग आएगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे आज जो गर्मी है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमेशा टेम्परेचर ये बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। ठीक है, कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो
वह चीज जो आप आज कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जरा इस चीज को देखिए कि इतिहास क्या दोहराता है अपने आप को। तो यहां आइए आप, तो देखिए ये शीत युग था और शीत युग के कारण के बाद मध्य पाषाण युग जब आएगा तो यहाँ एक नव परिवर्तन हो रहा है। क्या नव परिवर्तन आ रहा है? तो आप कहेंगे गर्मी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब देखिए ये गर्मी बढ़ेगी या टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ेगा तो इसका क्या प्रभाव आएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए जो प्रभाव आएगा वो ये आएगा कि जो आइस है, आइस मतलब बर्फ, ये जो बर्फ है, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी इस तरह से कवर थी, ये हम लिख देते हैं आइस या बर्फ। तो जब ये गर्मी पड़ेगी इस बर्फ पर या आइस पर तो ये होगा क्या, ये आइस मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो जब पिघलेगा तो ये किधर जाएगा? जाहिर सी बात है कि ये पृथ्वी के निचले हिस्सों में चला जाएगा, ऐसे ऐसे सब निचले हिस्सों में चला जाएगा। तो जब ये निचले हिस्से में जाएगा तो आप देखिए आइस मेल्टिंग का प्रभाव यहाँ लिख देते हैं। आइस जब मेल्ट करेगा तो इसका क्या प्रभाव आएगा, तो समझते हैं हम लोग। देखिए जब आइस मेल्ट होगा तो पहला प्रभाव क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर पानी निचले स्थल की तरफ जाएगा, पानी निचले भाग में जाएगा, और जब ये निचले भाग में जाएगा, ठीक है, मतलब डाउन टूवर्ड्स होगा, तो जब ये डाउन टूवर्ड्स आएगा, निचले भाग की ओर जाएगा, तो ये क्या करेगा? समुद्रों का निर्माण कर देगा। तो जब ये समुद्रों का निर्माण करेगा तो कौन कौन समुद्र मध्य पाषाण युग में बने? तो आप कहोगे कि सर जब ये समुद्रों का निर्माण करेगा तो इसी समय सर लाल सागर बनेगा, सर इसी समय कैस्पियन बनेगा, कैस्पियन सागर, सर इसी समय काला सागर बनेगा, सर इसी समय बंगाल की खाड़ी आएगी, और इसी समय अरब सागर का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सागर बनेंगे। तो जब ये सारे समुद्र बनेंगे, सागर नहीं, तो अब एक चीज याद रखिएगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जब ये समुद्रों का तल बढ़ा और या सागरों का तल बढ़ा, नए समुद्र बने, तो आप कहोगे कि इसका क्या प्रभाव आया, मतलब प्रभाव का प्रभाव आप देख रहे हैं। तो इसका प्रभाव ये आएगा कि जो यूरोप है यह अफ्रीका से अलग हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी भूगोल आप जानते हैं तो आप याद रखिएगा यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर बहती है और वहीं पर भूमध्य सागर है। तो जिब्राल्टर के कारण जो है वह यूरोप कट जाता है, किससे? अफ्रीका से कट जाता है, और भूमध्य सागर के कारण, ठीक है, जो दक्षिण यूरोप है वो उत्तरी यूरोप से अलग हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आपने देखा कि एक प्रभाव तो आया कि यूरोप अफ्रीका से अलग हुआ। प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि भारत एक प्रायद्वीप में बदलेगा। कैसे बदलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप आ जाएगा, मतलब बंगाल का सागर एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ वेस्ट में अरब सागर आ जाएगा। इस प्रकार से यह प्रायद्वीप का निर्माण होगा। ठीक है, और एक चीज और आप देखेंगे, मतलब आप बताने की जरूरत नहीं रह गई, ठीक है, कि इससे जो है बड़े बड़े परिवर्तन दर्ज किए जाएंगे। रेड सी जब आएगा तो अफ्रीका और एशिया अलग हो जाएंगे, नहीं तो पहले सब क्या था, एक ही लैंड थी। तो खैर हम अब आगे जाएंगे तो हम इंटर कर जाएंगे भूगोल में, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे सामने इसका जो दूसरा प्रभाव पड़ेगा वह हमें याद रखना है, क्योंकि वह इतिहास को प्रभावित करेगा। तो वो दूसरा प्रभाव हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखिए सेकंड इम्पैक्ट। तो देखिए जो सेकंड इम्पैक्ट आएगा बच्चों, वो ये आएगा कि देखिए जब गर्मी बढ़ेगी या जलवायु में परिवर्तन आएगा
तो एक चीज अपने आप आ जाएगा। जानते हैं क्या आएगा? जब गर्मी बढ़ेगी तो छोटे छोटे जीवों का उदय होगा। छोटे छोटे जीव आ जाएंगे और छोटी छोटी घासें आ जाएंगी, लेकिन इनका उदय होगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कुत्ता आएगा, बैल आ जाएगा, गाय भैंस इत्यादि, ठीक है। ये बहुत पुराने नहीं है, ये 8,000 10,000 साल पहले ही हैं, इससे ज़्यादा के पुराने नहीं है ये। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसी समय ये छोटे छोटे जीव आएंगे। क्यों छोटे छोटे जीव आएंगे? क्योंकि छोटी छोटी घासें आई। लेकिन याद रखिएगा, इस गर्मी के कारण बड़े जीव इस गर्मी या इस जलवायु को सह नहीं पाए और वो मर गए, ठीक। ऐसी स्थितियों में मनुष्य पर क्या असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे इसका जो छोटे छोटे जीव आए और ये सब चीज़ें आई, इसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, मानव पर प्रभाव। तो आपको एक चीज समझ लेना है कि मानव पर प्रभाव ये पड़ेगा कि एक तो मानव के शरीर से बाल गायब होंगे, हेयर के शरीर के बाल गायब होंगे। खैर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है। अब मानव जो है समुदाय में नहीं रहेगा, मतलब यहीं से ध्यान रखिएगा, इसके पहले मध्य पाषाण युग से पहले का मानव कैसा मानव है? आप कहेंगे सामुदायिक मानव है, बड़े बड़े समूह में रहता था। लेकिन यहाँ आकर के मानव अब छोटे छोटे समुदाय में रहने लगा। इसका अर्थ हुआ कि उसमें व्यक्तिवाद आ गया। लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाद आ गया, ठीक है। और जब व्यक्तिवाद आया तो आप कह देना कि जैसे ही व्यक्तिवाद आएगा वैसे ही परिवार आ जाएगा, वैसे ही रिश्ता आ जाएगा, वैसे ही नाता आ जाएगा, मतलब रिश्ते नातेदारी का, ठीक है। यह प्रश्न हुआ। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे इसका प्रमाण हम लोग कह दें कि परिवार और ये सब रिश्ते नाते का विकास हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा, पूरा तत्व का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए हम देख लेते हैं मध्य पाषाण युग के जो पूरा स्थल है वो क्या है। तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट है कि हम चले जाएं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर से देखें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। कैसे आप कह दिए कि रिश्ते नाते का विकास होगा और मनुष्य एक बार उसके लाइफ में बड़ा चेंजेज आएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन के आया कि मनुष्य का पहला पशु मित्र कौन है? पशु मित्र तो आप कहोगे कुत्ता। मनुष्य ने अगर किसी जानवर को पहली बार पाला है तो वह किसी गाय को नहीं पाला, अपितु तो उसने कुत्ते को पाला था। क्यों कुत्ते को पाला? क्योंकि कुत्ता मनुष्य जैसे स्वार्थी व्यक्ति से लेता कुछ नहीं, ये लेता नहीं है, यह मनुष्य को के जूठन पर रहता है और मनुष्य को देता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर मनुष्य को यह सुरक्षा देता है और दुश्मनों से आगाह करता है, इसके साथ साथ शिकार करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपने देखा कि कुत्ता ही मानव का पहला दोस्त बनता है, पशु मित्र बनता है। अब हम लोग अगर स्थल की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग चलें तो प्रतापगढ़ में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर दो स्थान आता है। एक है सराय नहर, प्रतापगढ़ जिले में आता है सराय नहर। और ये जो सराय नहर है, यहाँ से दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक अधजले जानवरों का कंकाल और दूसरा नर कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं, नर कंकाल प्राप्त होते हैं। और जो तीसरी बात है वो यहाँ से गर्त प्राप्त होते हैं। और अब इसके बाद गर्त मतलब गड्ढे जिसमें वो शायद रहते रहे हों। और एक और चीज़ें आती हैं और वो है मैदाह। तो मैदाह
की अगर हम बात करें तो ये भी प्रतापगढ़ में है। और यहाँ पर हिरण की श्रृंग मतलब सींग, श्रृंग की क्या मिलती है, माला प्राप्त होती है। और एक सराय नहर महदहा के बाद एक स्थान प्रतापगढ़ में आता है दमदमा, और दमदमा से क्या मिलता है, तो आप कहोगे कि सर दमदमा से मानव सवादान के साक्ष्य मिलते हैं, मानव सवादान के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ कहाँ पुष्ट हो गया कि रिश्ते नाते का विकास हुआ, तो आप कह दीजिएगा क्योंकि ये जो मानव सवादान है इसमें 2 लाशें एक साथ दफन की गई हैं, और उनमें से एक का हाथ कमर से होते हुए बाएं तरफ है और दूसरे का दाएं तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये तो या तो साथ साथ मरे हैं या किसी के मरने के साथ इनको दफन किया गया है। तो ये साथ साथ मरने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों एक साथ इनको दफन किया गया, निश्चय ही आप कहोगे कि सर इसमें कुछ तो रिश्ता रहा होगा। और एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, और वो है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में एक स्थान है लेखिया। लेखिया आपका ज़्यादा समय और मैं नहीं लूँगा। मिर्ज़ापुर में, क्योंकि 9 पाषाण जो कल हम आपको बताएंगे, मिर्ज़ापुर में एक स्थान है लेखिया, लेखिया। तो जो लेखिया नामक स्थान है इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं, 17 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ यहाँ यहीं पर याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में ही है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। क्यों हाईलाइट करना है, तो आप कहेंगे सर अब मानव का सबसे प्राचीन मिट्टी का बर्तन चौपानी मांडो से ही प्राप्त होता है। अब राजस्थान की बात हम लोग करेंगे। राजस्थान में एक स्थान है बागौर, ठीक है, ये हाईलाइट करना है आपको, ये वाला मैटर। राजस्थान में बागौर, और बागौर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक चीज़ यहीं पर आप और जोड़ लीजिएगा, दोनों को पास कर लीजिएगा, एमपी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक स्थल है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले के अंदर है। और यही आदमगढ़ है जहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 स्थान आप बताइए जिसमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये आपके सामने लिखे गए हैं। एक और स्थान आता है गुजरात, और गुजरात में एक स्थान आता है लंघनाच, और लंघनाच से 17 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त होते हैं। मैं सोचता हूं कि आपका सारा क्वेश्चन हमने यहां पर खींच लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने टू द पॉइंट बात की है, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं की गई, इसलिए आपका ये बहुत बड़ा टॉपिक हमने बहुत क्विकली इसे समाप्त कर दिया है। और अब आप नई हेडिंग डाल दें, 9 पाषाण युग, और 9 पाषाण युग कल हम एंड कर देंगे। मतलब हम 3 वीडियो लेकर के इस पूरे मैटर को व्यापकता के साथ अंत करेंगे। हाँ, एक वीडियो और ज़रूर लगेगा कि जिसमें हम आपको मैपिंग करके बताएंगे और क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।